नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बीपी दलपरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के सभी दुर्गों के बारे में चल रहा है। हमने अब तक पढ़ लिए थे दो दुर्गों के बारे में, यानी सोनारगढ़ का किला के बारे में पढ़ा था और आपने बटनेर के दुर्ग के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने को जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग साथियों, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जो दिख रहा है आपको, ये देख सकते हो। इसका निर्माता की बात करें हम तो चित्रांगन मौर्य, यानी मौर्य राजा था ये। चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था और प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जाए कि वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बताना है चित्रांगन मौर्य। ये पहले थर्ड ग्रेड में ये प्रश्न आ चुका है, तो आपको याद रखना है, मोस्ट है ये बहुत। उसके बाद में चित्तौड़ में ये गंभीरी और वेड़च नदियों के संगम पर है। ये क्या है कि जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये गंभीरी और वेड़च नदी का क्या है, संगम है। संगम पर स्थित है यह दुर्ग, ठीक है ना। ये 616 मीटर ऊंचे जो मैसा का पठार है ना, उस पे निर्मित है। और ये क्या है, यानी 616, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं होगा, यहाँ पर मेरी फोटो आ रही है, तो ये देखिए 616 मीटर ऊंचे, यानी जो मैसा का पठार है ना, मैसा का पठार, उस पर स्थित है ये, ठीक है। ये गिरी दुर्ग है, आपको पता है गिरी दुर्ग यानी जो पहाड़ी के ऊपर होता है उसे गिरी दुर्ग कहा जाता है। यह दुर्ग राजस्थान के जो किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। अगर और दुर्गों की बात की जाए राजस्थान में, तो राजस्थान के जितने भी दुर्ग है ना, उनके किलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसका, यानी सबसे बड़ा क्या है, क्षेत्रफल है। ये 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने मीटर में, वो वर्ग किलोमीटर में फैला गया है, 28 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला गया है। यह दिल्ली मालवा मार्ग पर स्थित है। आपको पता होगा, जैसे हम यहाँ पर, यह है दिल्ली, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, जैसा कि यह है दिल्ली और यहाँ आ जाता है चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़ के बाद में ये आता है मालवा। तो ये क्या है कि जो जैसे ये चित्तौड़, मालवा से अपन चलते हैं चित्तौड़ और चित्तौड़ से चलेंगे दिल्ली, तो इस रास्ते पे है ये, ठीक है ना। यानी दिल्ली मालवा जो मार्ग है उस पे ये स्थित है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में दे रखा है कि यह दिल्ली मालवा मार्ग पर स्थित है। यह दुर्ग धानवन दुर्ग है, यानी धानवन दुर्ग को छोड़कर शेष सभी 8 श्रेणियों में आता है, ठीक है। 8 श्रेणियों में आता है ये। यानी आप इसे धानवन दुर्ग की जो श्रेणी है ना, उसे छोड़ दीजिए। और ये कौन सी श्रेणियों में आता है? 8 श्रेणियों में आता है। यानी एक धानवन यानी समतल जो भूमि है, उसके अलावा यह 8 श्रेणियों के अंतर्गत इसको गिना जाता है, ठीक है। इसका आकार है ना, चित्तौड़गढ़ की दुर्ग का, इसका आकार है भेल मछली के समान है। इसका उपनाम इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है, चित्रकूट, इसे चित्रकूट कहा जाता है, दुर्गाधिराज यानी दुर्गाधिराज भी कहा जाता है। इस दुर्ग की जो परिधि है लगभग 13 किलोमीटर की है। इसकी जो परिधि है ना, वो 13 किलोमीटर की है, ठीक है ना। मेवाड़ के घुइल वंश शासक यानी बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को परास्त कर 734 ईस्वी में इसे दुर्ग को क्या कर लिया था, इस पर अधिकार कर लिया था। यानी मेवाड़ का जो घुल वंशीय शासक था ना, बप्पा रावल, उसने क्या किया था, जो मौर्य शासक था मान मौर्य से 734 में पराजित कर दिया था, ठीक है। पराजित करने के बाद में इस पर जो अधिग्रहण किसका हो जाता है, घुइल वंश का हो जाता है। और घुइल वंश का कौन था, बप्पा रावल। इस दुर्ग में पद्मवधू जी का मंदिर है ना। रानी पद्मिनी का महल भी है इसमें। गोरा बादल यानी ये बादल महल भी है इसमें। और कली का माता भी है इसमें। सूरज कुंड, समिदेश्वर मंदिर और जयमल फत्ता
की हवेली भी स्थित है। आपसे मैं बोला जाए जयमल फत्ता की हवेली कहाँ पर है, तो आपको बताना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तुलजा भवानी का मंदिर यानी तुलजा माता का। कुंभ श्याम मंदिर भी इसी में स्थित है। सतबीस देवरी जैन मंदिर, आपसे पूछे सतबीस देवरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पर है ये, चित्तौड़गढ़ में। रंगार चबरी का मंदिर भी इसी में है, ये जैन मंदिर है। और नवलखा भंडार, आपसे पूछा जाए कि नवलखा भंडार कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें कि दुर्ग के भीतर में विजय स्तंभ है, यहाँ पर कहाँ है, मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही एक 9 मंजिला क्या है, विजय स्तंभ है, यानी भव्य इमारत है, ये बहुत बड़ी इमारत है। कितने मंजिल की है, 9 मंजिल की, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा 1440 ईस्वी में, ठीक है। ये 1440 से और 1448 के बीच में इसका निर्माण होता है। और इसका निर्माण किस लिए करवाया था, इसका निर्माण इसलिए करवाया था कि जो मालवा विजय ना, मालवा विजय उसके उपलक्ष्य में करवाया था। यानी विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। आपसे पूछे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। ये 9 मंजिला इमारत है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। यानी मालवा से हम ये जीत के आए थे महाराणा कुंभा, तो उसी उपलक्ष्य में यानी विजय के उपलक्ष्य में जो भारतीय मूर्ति विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 3 साके हुए थे, है ना। तो कौन कौन से साके हुए थे, आप जानते हैं साके किसे कहते हैं, साके, है ना, जिसमें क्या होता है कि जौहर भी होता हो और केसरिया भी होता हो, ठीक है ना, जौहर प्लस केसरिया, केसरिया मारूफ वाला हूँ। इसमें क्या है कि जौहर व केसरिया होता है। जौहर क्या है कि रानी जौहर कर लेती है, यानी या तो जल में या फिर अग्नि में। ये अग्नि में अपना जो मृत्यु समाप्त कर लेती है, अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती है। और केसरिया क्या होता है कि ये अपन जो जो भी राजा महाराजा युद्ध में जाता है, तो एक केसरिया पगड़ी को पहनकर वहाँ पर शहीद हो जाता है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या होता है, केसरिया होता है। अगर इनमें से दोनों में से एक हो तो उसे बोलते हैं अर्ध शाखा, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में 3 शाखा हुए थे, जिसमें पहला शाखा सबसे प्रसिद्ध है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर। उस समय जो तात्कालिक जो शासक हुए थे वो राणा रतन सिंह थे, ठीक है, जिसमें राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है और रानी पद्मिनी ने के नेतृत्व में जौहर किया जाता है, ठीक है। जो पहला शाखा होता है वो 1303 में होता है, यानी 1303 में, ठीक है। किसने जौहर किया था, रानी पद्मिनी ने, ठीक है। किस किस के मध्य युद्ध हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी यानी एक के वर्ष से किसके मध्य हुआ था, राणा रतन सिंह के मध्य, ठीक है ना, राणा रतन सिंह, ठीक। इसमें रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। गोरा बादल का संबंध चित्तौड़गढ़ के पहले साके से ही है, यानी गोरा बादल, ठीक है ना। गोरा बादल का संबंध पूछे आपसे तो किससे संबंधित है, कि जो चित्तौड़गढ़ में जो पहला साका हुआ था ना, उससे संबंधित है, ठीक। के बाद में बात करते हैं हम आगे कि इस दुर्ग में यानी चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था खिजराबाद। आपसे पूछा जाए कि खिजराबाद कौन से दुर्ग का नाम है, तो आपको बताना चित्तौड़गढ़ का, ठीक है ना। कई बार आ चुका है और अब भी आ सकता है, ठीक है। आप ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, खिजराबाद। ये किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, ठीक है। रानी पद्मिनी ने सिंगल द्वीप के जो राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी, ठीक। आपसे पूछा रानी पद्मिनी कौन थी, तो ये सिंगल द्वीप कहाँ पर पड़ता है, श्रीलंका में, ठीक है। ये श्रीलंका के सिंगल द्वीप के गंधर्व सेन की क्या थी, पुत्री थी। दूसरा शाखा कब होता है, 1534 में। बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान था ये, उसके आक्रमण पर हुआ था। गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर। और उस समय जो शासक थे वो विक्रमादित्य थे, है ना। और रानी कौन थी, कर्मावती, यानी कर्मावती के नेतृत्व में दूसरा शाखा होता है। आपसे पूछा जाए कि दूसरा शाखा किसके नेतृत्व में होता है, तो बहादुर शाह,
यानी बहादुर शाह वर्ष विक्रमादित्य, इनके बीच में युद्ध होता है और कर्मावती क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। इसमें केसरिया रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में होता है, यानी इसमें क्या है कि जौहर नहीं होता है, लेकिन केसरिया बाघ सिंह के नेतृत्व में होता है। बहादुर शाह ने अपने सेनापति रूमी खां को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा था। इस युद्ध में रानी कर्मावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर अपनी मदद मांगी थी, लेकिन इन्होंने क्या है कि हुमायूं ने मदद करने से मना कर दिया था, है ना। तीसरा जो साका हुआ था, तीसरा साका वो 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। उस समय तात्कालिक जो शासक था राणा उदय सिंह थे। इस युद्ध में जयमल व फत्ता ने अपना अदम्य वीरता का परिचय दिया था और यह वीर गति को प्राप्त हुए। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें कितने प्रवेश द्वार है, तो इसमें क्या है, 7 प्रवेश द्वार है, ठीक है ना। कौन कौन से है, इनका जो मुख्य द्वार है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, मुख्य द्वार से जो पहला दरवाजा है उसे हम पाडनपोल दरवाजा कहते हैं, यानी पांडलपोल दरवाजा कहते हैं। दूसरा जो है भैरव पोल है, तीसरा है जो हनुमान पोल, और चौथा जो पोल है वो है गणेश पोल, पांचवा पोल है वो है जोड़ला पोल, छठा जो पोल है वो लक्ष्मण पोल है, और जो अंतिम जो पोल कौन सा है, राम पोल। इस प्रकार से 7 यहाँ पर क्या हो गए, प्रवेश द्वार हो गए इसके, यानी दरवाजा जहाँ से हम प्रवेश करते, ठीक है। जो हम प्रथम जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, वो उसे हम पाडनपोल दरवाजा कहते हैं, ठीक है। इसमें नवलखा बुर्ज यानी वनवीर द्वारा निर्मित लघु दुर्ग है ये, ठीक है। नवलखा इसी किले में, आपसे पूछा है नवलखा बुर्ज कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, ठीक है ना। इस दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ है, यानी चित्तौड़गढ़ में ही कौन सा है, कीर्ति स्तंभ, जो 7 मंजिला है, 7 मंजिल का बना हुआ है। कितने मंजिल का बना हुआ है, 7 मंजिल का, ठीक है ना। सात मंजिल का बना हुआ है। भगीरवाला जैन द्वारा इसका निर्माण किया था 11वीं से, यानी 10वीं से 11वीं सदी के बीच में इसका निर्माण होता है। ये भगवान आदिनाथ का स्मारक है। आपसे पूछा जाए कीर्ति स्तंभ में, ये भगवान आदिनाथ का क्या है, स्मारक है। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट भी इसी में है, लिविंग पोर्ट, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत इसमें जलापूर्ति का जो स्रोत है वो रामेश्वर तालाब है, कुंभ सागर है, गौमुख झरना है, हाथी कुंड है, भीमतल तालाब है, जालीबाग तालाब है। दुर्ग के भीतर स्थित फतेह प्रकाश महल को संग्रहालय बना दिया गया है। जो फतेह प्रकाश जो महल है ना, फतेह प्रकाश यानी फतेह प्रकाश को जो महल है उसे क्या बना दिया गया, संग्रहालय का रूप दे दिया है, संग्रहालय बना दिया है, इसका संग्रहालय है ना, इसे संग्रहालय बना दिया गया है। इसमें कल्ला राठौड़ की छतरी है, जो 4 खंभों की छतरी है। आपसे पूछा जाए कि कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो 4 खंभों की छतरी है, इसी दुर्ग में स्थित है, ठीक है। लाखोटा की बारी, लाखोटा की बारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो उत्तरी जो खिड़की है उसे हम क्या कहते हैं, लाखोटा की बारी कहा जाता है। दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ के जो वास्तुकार है, आपसे पूछा जाए कि जो विजय स्तंभ है ना उसका वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार है जैता और नापा, यानी जैता नापा, पोमा और पूंजा, ठीक है, इसके वास्तुकार थे। जैन कीर्ति स्तंभ का जो लेखक है वो अत्रि और महेश थे। इसका जो निर्माण है वो 13वीं सदी के में जैन संप्रदाय के श्रावक जीजाक ने करवाया था, है ना। आपसे पूछा जाए कि जो जैन कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण एंड लेखक कौन है, तो इसका अत्रि और महेश है, और इसका निर्माण कब होता है, 13वीं सदी में होता है। जैन संप्रदाय के जो श्रावक है जीजाक उसके द्वारा करवाया गया था। दुर्ग का जो सबसे प्राचीन जो दरवाजा है वो है कि सूरजपोल, कौन सा है, सूरजपोल, ठीक, सूरजपोल है। रावत बाघ सिंह का स्मारक भी इसी में है, रावत बाघ सिंह, ठीक है। विजय स्तंभ को कर्नम जेलस्टोन ने, यानी विजय स्तंभ को
कर्नल जेम्स टॉड ने रोम के टार्जन की उपमा दी थी। क्या दी थी? जो विजय स्तंभ है ना, उसे, विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या उपाधि थी? कर्नल जेम्स टॉड ने क्या उपाधि थी? रोम का टार्जन। ठीक है, क्या नाम दिया था इसका? रोम के टार्जन। या मेरी फोटो आ रही होगी, हो सकता है दिखता नहीं, आप देख लेना। ठीक है, दुर्ग के स्तंभ में प्रचलित कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यानी एक कहावत है गढ़ चित्तौड़गढ़ के बारे में कि बाकी के सब तो क्या है? गढ़ है। चित्तौड़गढ़ तो एक क्या है? गढ़ है। बाकी सब क्या है? गढ़ैया। गढ़ैया मतलब छोटे हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है ना? ठीक है साथियों, आज का हमारा ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था। आप बताइए मुझे कि इसमें और क्या सुधार किया जाए, कि आपको सही समझ में आया होगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे बीपी दलपरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप बीपी दलपरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम पे जाइए और बीपी दलपरा डालिए, इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस पे हमारे जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ उस पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। साथियों, जय हिंद, जय भारत।